हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज से हम पूरा बेसिक के साथ आपके लिए हम क्लास 12 का मैट्रिक्स क्लास को मैं चालू करूंगा और यह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा सेशन कंप्लीट ना हो जाए। यह चलता रहेगा। तो आप प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे से आपको यह मिलेगा सीरीज़, और इसमें आप इसको पूरे बेसिक से आप इतना ध्यान दीजिए कि जितना आप पढ़े होंगे ना उससे कहीं बेसिक से आपको मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इसमें लास्ट तक बने रहिए अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो। ठीक है ना? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आबिहू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आबिहू का परिभाषा की बात अगर नहीं करें, हम आबिहू के बारे में विकास की बात करें। ये पहले वाले थोड़ा बोरिंग लगेगा, पहले वाला टॉपिक 2-4 टॉपिक बोरिंग लगेगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, रोके रहिएगा। अरे कि आबिहू का जो विकास होता है रैखिक समीकरण, रैखिक युगपत समीकरण के हल करने की विधि से प्राप्त हुआ। यानी रैखिक, जैसे आपने क्या पढ़ा होगा 10वां क्लास में पढ़ा होगा 2x + 5y = 10, और क्या हो गया 2x - 5y = 6। इस तरह से आपने पढ़ा होगा 10वां क्लास में। और इसको जब हल करते समय आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 देखा, फिर क्या देखा, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है, चलो इसको मैं बदल देता हूँ, 3 हो गया या 7 हो गया। तो आपने देखा यहाँ 2 है, फिर आपने क्या देखा 3 है, फिर यहाँ आपने क्या देखा 5 है, यहाँ पे आपने क्या देखा 7 है। तो इस तरह से क्या किया गया, इसको सजा कर लिख दिया गया। ठीक है ना? और हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और ये y लिखता हूँ। ठीक है ना? x और y लिखता हूँ। तो इसका जो इक्वेशन है हमारा क्या मिल रहा है, इसका 10 मिल रहा है और कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो यह x का वैल्यू देखो यहाँ पे, तो इस तरह से क्या किया गया, यह x का वैल्यू को लिखा मैंने और यह किसका लिखा, y का वैल्यू को लिखा। तो इस तरह से आगे चलकर इसका विकास हुआ। हालांकि इस टॉपिक से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि हाँ चलिए भाई इसका विकास हुआ तो कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ, रैखिक युगपत समीकरण के हल करने के समय से, जब यह विधि उन विधियों से प्राप्त हुआ। हालांकि इस चीज़ का यूज हम लोग पूरे मैट्रिक्स के लास्ट में करने वाले हैं। यह बात आपको लास्ट में समझ में आएगा, यह कहानी आपको कहाँ समझ में आएगा, लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है ना? अब हम देखिए बात करते हैं, इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर है। इसका उपयोग है अभी भी बहुत सारी जगहों पर है, जैसे क्रिकेट हो गया, वहाँ देख लीजिए आप, है ना। अन्य विषयों में भी इसका उपयोग होता है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया आपका, है ना, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया। इसका उपयोग कहाँ है बोलो, अर्थशास्त्र में है, आपका कहाँ है, मनोविज्ञान में है, मनोविज्ञान में है, मनोविज्ञान में है। और इसका उपयोग अन्य जगहों पर भी मिलेगा, जैसे आपको अनुवांशिकी हो गया, अनुवांशिकी हो गया, सांख्यिकी हो गया। इन जगहों पर इसका क्या मिलता है, इसका उपयोग मिलता है। मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि आप ना 2 मिनट 5 मिनट के लिए रुक के रखिएगा। आप ये देखकर मत बोर हो जाइए कि ये क्या बताने लगे, हमें तो डायरेक्ट टॉपिक चालू करना चाहिए। कुछ बेसिक है, मैं जिसे आपको बता दे रहा हूँ। इसका उपयोग जो होता है गणित में तो है ही, आपका क्या अर्थशास्त्र में है, मनोविज्ञान, अनुवांशिक इत्यादि अन्य सब्जेक्टों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना? अब देखिए क्या हुआ है, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूँ क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ। देखिए मान लेते हैं एक लड़का है राजीव, एक है रमेश। यह दोनों टेस्ट देते हैं किसका, यह देते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का टेस्ट देते हैं। और इन्होंने क्रमशः क्या किया, एक जो है राजेश जो पाता है इसमें 20 नंबर, और केमिस्ट्री में पाता है 40 नंबर, और बायोलॉजी में पाता है कितना नंबर, 60 नंबर मान लेते हैं। और वही आपका राकेश जो है रमेश पाता है 30 नंबर, एक में 40 नंबर और एक में क्या लाता है 50 नंबर लाता है। तो यह देखो, मैं आपसे समीकरण बोलता हूँ कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेस्ट हुआ, जिसमें रमेश क्रमशः 20, 40 और क्या लाया 60 नंबर लाया, और वही रमेश जो लाया कितना लाया 30 लाया, 40 लाया, और क्या लाया बच्चों 50 लाया। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, किन किन तरीकों से इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अपना ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा। यहीं से आबिहू का जो न्यू डलेगा, अब ये समझो कि न्यू डलेगा, और इस न्यू को जब डाल लोगे ना तो आगे चलकर बहुत आपको फायदा करेगा। इसलिए आप रुकिए, घबराइए नहीं कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। आप लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, बस मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे समझना है। मान लेते हैं कोई टेस्ट हो गया, और टेस्ट हुआ जिसमें रमेश और क्या है राजीव है। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या किया, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या किया, इन्होंने टेस्ट दिया, जिसमें इन्होंने क्रमशः 20, 40 और क्या लाया 60 लाया। किसने लाया जी, राजीव ने लाया। और वही रमेश ने कितना लाया 30 नंबर लाया, 40 नंबर और लाया कितना नंबर 50 नंबर लाया। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है हमारे पास। इसको बच्चों लिखने का तरीका आपको 2 हो सकता है। कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये मैं यहाँ लिख देता हूँ राजीव, और यहाँ लिख देता हूँ रमेश। ठीक है, यहाँ राजीव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया रमेश हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री, और यहाँ पे क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी।
ठीक है ना, ये बायोलॉजी। फिजिक्स में राजीव ने कितना नंबर लाया? 20 नंबर। ये राजीव की बात हो रही है। केमिस्ट्री में कितना लाया? 40 नंबर। और बायोलॉजी में कितना लाया? 60 नंबर। ठीक है। और मैं बात करता हूँ रमेश के बारे में। तो रमेश ने फिजिक्स में कितना नंबर लाया? रमेश ने फिजिक्स में लाया 30 नंबर। समझ में आ रहा होगा? कमेंट करिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, फिर दोबारा उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते समय आपको उस चीज़ों को समझाकर फिर आगे बढ़ जाऊँगा। तो रमेश ने कितना लाया जी? रमेश ने कितना लाया? 30 नंबर लाया। किस में? फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में कितना लाया बच्चों? 40 नंबर लाया है। और क्या लाया बताओ? बायोलॉजी में कितना नंबर लाया? बोलो। 50 नंबर लाया। तो ये हो गया एक तरीका लिखने का। यानी इस चीज़ को अगर हम इस चार्ट को हम बताएं, इसको दर्शाने के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो एक तरीका हो गया ना अब लिखने का। ठीक है, एक तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ? दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? तो दूसरा तरीका हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रमेश और यहाँ लिख देता हूँ राजीव। पहले राजीव है तो आप राजीव लिखिए, चलिए राजीव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमेश, और मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट। ये हो गया फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, और ये किसका? बायोलॉजी का। आपको दिख रहा है? कट नहीं ना रहा है? क्लियर दिख रहा है जी? सही है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे राजीव है। राजीव ने फिजिक्स में कितना लाया? राजीव की बात करें हम, फिजिक्स में कितना लाया? 20। केमिस्ट्री में कितना लाया? 40। और बायोलॉजी में कितना लाया? 60 लाया। फिर हम बात करते हैं रमेश। रमेश कितना लाया बच्चों? 30 लाया। और रमेश कितना लाया जी बोलो? 40 लाया। किस में? केमिस्ट्री में। यहाँ केमिस्ट्री देख लो। और यहाँ पे क्या है जी? फिर 50 लाया इसने। तो मैं देखो इसी चीज़ को मैंने कितने तरीके से लिखा? 2 तरीके से लिखा। अब यही जब हम आव्यूह पढ़ते हैं ना बच्चों, आव्यूह पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जब आव्यूह पढ़ते हैं तो इसको अच्छा दिखने के लिए, इसको अच्छा दिखने के लिए और कुछ नहीं किया जाता है। यह जो तरीका हमने लिखा है, इस तरीके को या तो बड़े कोष्ठ में या इसको छोटे कोष्ठ के अंदर लिख दिया जाता है। ऐसे 20, 40, 60 और कितना हो जाएगा? 30, 40 और कितना? 50। इसको छोटे कोष्ठ में भी लिख दिया जाता है। इसको हम चाहेंगे तो छोटा कोष्ठ में लिख सकते हैं, या इसको हम क्या करते हैं? बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं। 20, 40 और 60, फिर यहाँ लिखेंगे 30, 40 और क्या जी? 50। अब आपसे हम बात कर, कोई बच्चा पूछता है कि सर इसको छोटा ही कोष्ठ में क्यों लिखा जाता है? तो सीधे सिंपल सी बात है, इसको छोटे कोष्ठ में इसलिए लिखा जाता है बच्चों कि यह अच्छा दिखे। या कोष्ठ में लिखने का उचित यह नहीं, कुछ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है कि हाँ इसको इसी में क्यों लिखा जाता है। बच्चों इसको अच्छा देखने के लिए शुरू से ही मान लिया गया कि इसको किस में लिखा जाएगा? या तो बड़े कोष्ठ में लिखा जाएगा, नहीं तो किस में लिखा जाएगा? छोटे कोष्ठ में लिखा जाएगा। यानी यह अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है और इसका कोई औचित्य नहीं है। इतना समझ में आ रहा होगा आप सभी को? तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी यह जो हुआ, यहीं से क्या हुआ? इसी तरीके से, इसी तरह के लैंग्वेज से किसका विकास हुआ? हमारा बोलिए, आव्यूह का विकास हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर इसको क्या कर सकते हैं? आप नोट कर सकते हैं, राउट डाउन कर सकते हैं। जब भी आप बनाइए इसको पूरी तरीके से बनाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए आव्यूह की बाद हम बात करते हैं बच्चों। हम बात करते हैं पंक्ति के बारे में, और फिर हम बात करते हैं स्तंभ के बारे में। ठीक है ना। पंक्ति और क्या जी? स्तंभ के बारे में। पंक्ति को हम रो कहते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है ना। अब हम पंक्ति को रो है, रो को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, और स्तंभ को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 4 और 6 लिखा, 5, 8 और क्या लिख दिया? 10 लिखा। यह मैट्रिक्स का है। क्या है? मैट्रिक्स लिखा मैंने। अब क्या हुआ इसमें? क्या है देखो, इसमें रो क्या है? रो जो होती है ना क्षैतिज चलता है। देखो बच्चों, ये रो हो गया, रो क्षैतिज चलेगा, और स्तंभ कैसे जाएगा? सीधा। स्तंभ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ का स्तंभ कैसे होता है? खड़ा होता है। कोई भी चीज़ का स्तंभ कैसे होता है बच्चों? खड़ा होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्षैतिज रूप में क्या होता है? पंक्ति होता है। तो ये पंक्ति होगा, ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। तो हम बात करते हैं इसमें, देखो स्तंभ क्षैतिज में चलो तो कितने लाइन है? 1, 2। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्ति की संख्या कितना है बच्चों? 2 है। पंक्ति की संख्या क्या है? 2। एक लाइन यह और एक लाइन यह। वही आपसे हम पूछे स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ की संख्या ये हो गया 1, 2 और क्या जी? 3। स्तंभ की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। ये चलो 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है ना। 4, 6, 9, 8 मैंने इसको लिख दिया, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह पंक्ति कितनी है बच्चों? पंक्ति कितनी है? पंक्ति की संख्या कितनी है? तो पंक्ति की संख्या कितना है? 1 और 1, 2। और स्तंभ की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या कितनी है?
तो स्तंभ देख लो, 1 और 1 2, कितना हो गया, ये 2 हो गया हमारा। तो ये हमारा पंक्ति और क्या है, हमारा स्तंभ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए कुछ बड़ा लेकर चलता हूँ, 2 4 6 9 8 7 4, जो भी हो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आप इसमें बताइएंगे पंक्ति की संख्या कितनी है, ठीक है ना, और स्तंभों की संख्या कितनी है। पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊंगा, जिस बच्चे ने पढ़ा और वो क्लियर समझ गया। तो यहाँ पे देख लो, पंक्ति ये आपका सीधा है और ये स्तंभ ऐसे खड़ा दिखेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें आप बता सकते हैं कि पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। अब इसी में हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे हम सीधे बात कर दें कि बताओ 1 2 3 4 5 6, यानी अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। उसी तरह इसमें हम बात करते हैं अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2 3 और 4 है। इसी तरह आप इसमें भी कमेंट कर देंगे अवयवों की संख्या कितनी है, आप इसका कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, ताकि आप कमेंट कर दें कि हम समझ जाएं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप कितना समझ रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता लगना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी कमेंट करके लिखें। तो ये हमने पढ़ा पंक्ति और क्या जी, स्तंभ और अवयवों की संख्या होता है। अवयव जो इसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है इसमें। अब आप इसमें गिन के बताइएगा, फिर मैं बता दूं तो फिर फ़ायदा क्या होगा पढ़ने से, ठीक है ना। चलिए पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। आप ना इतना समझ जाओ कि इसमें बहुत सारे नॉलेज लेने वाले हो, एकदम कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपका, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए, सुनिए, अगर आपके इसका नोट्स चाहिए तो इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद आपको हम खुद नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ठीक है ना। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9097 001900। ये आपको हम किसका नोट्स दे देंगे, अवयव का नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। अवयव का हम नोट्स आपको दे देंगे, PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अवयवों की संख्या आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं परिभाषा। किसकी परिभाषा बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो किसकी परिभाषा है, हमारा अवयव की परिभाषा। अवयव की परिभाषा क्या होती है बच्चों, तो देखो अगर सिंपल बात करें, अवयव कहता है क्या, अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं का एक आयताकार विन्यास होता है। या लिख सकते हैं, यह वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या के रैखिक या उदग्र यानी पंक्ति या स्तंभ, ऐसे लिख सकते हैं, पंक्ति या स्तंभों का आयताकार विन्यास है। क्या आयताकार विन्यास है, समझिएगा। आयत यहाँ पे इसलिए कहा गया कि जो आपका होता है ना, वर्ग भी आयत होता है और आयत तो आयत होता ही है। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि अवयव किसे कहते हैं, तो अवयव का आप परिभाषा ऐसे दीजिएगा बच्चों कि वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं संख्याओं का, काल्पनिक हो तब, चाहे वास्तविक हो तब, या इसमें आपका जबरा भी आ सकता है, चर अचर भी आ सकता है, चर भी आ सकता है, अचर भी आ सकता है, सभी अंक आ सकते हैं। संख्या के पंक्ति या स्तंभों का आयताकार विन्यास है। यानी अवयव क्या है, तो वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं के यानी सम्मिश्र संख्याओं के पंक्ति या उदग्रों का स्तंभों का एक आयताकार विन्यास है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको सुनिए। इसे कैपिटल ABC डैश XYZ से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल समझिएगा। अब मैंने एक नंबर दिया, ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा 4 6 9 8 7 5 2 5 4। तो यहाँ पे देखो, ये सभी क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है ना, 1 4 6 9, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। और संख्याओं को मैंने कैसे संभाला है, देखो आयतकार रूप में संभाला होगा, यानी आयतकार यानी पंक्ति के रूप में सजा है।
और क्या जी स्तंभों के रूप में सजाया है, पंक्ति और स्तंभों के रूप में सजाया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या जी अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवयव। देखो मैंने किससे लिखा है, ए से लिखा है, ठीक है ना। अब आपसे कोई कह दे कि सर यहाँ पे नहीं रहे तो ऐसा अवयव नहीं होता है, या तो पूरा लाइन क्लियर होगा और पूरा स्तंभ भी क्या होगा, क्लियर होगा। ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे ये खाली छूट गया हो, बीच में खाली छूट गया, नहीं, ये पूरा का पूरा भरेगा, ठीक है ना। अब देखना 2 नंबर एग्जाम्पल देता हूँ, बी बराबर, ये क्या हमारा, ये भी क्या हमारा, बोलिए, ये भी हमारा क्या है, अवयव है, क्योंकि इसमें क्या एक लाइन से देखो कितने पंक्ति हैं, 2, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 4 हैं, स्तंभ कितने हैं बच्चों, 4 हैं, तो 1 2 3 और क्या जी 4 हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें कि वही बोल रहा था कि पंक्ति या स्तंभों का आयतकार विन्यास, देखो तो ये आयतकार विन्यास है, ये भी आयतकार विन्यास है, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे आपका अवयव कहेंगे। अब यहाँ से आपको हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है, नंबर ऑफ रो कितना है, पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या कितनी है बच्चों, 1 2 3। फिर हम बात करते हैं स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की संख्या 1 2 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कुल अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 तरीका 9, डायरेक्ट मारो ना। इसका मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारा शॉर्ट तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे निकला, सिंपल बात है, 3 3 3 3 तरीका क्या हो गया, 9 हो गया। इसमें कितना है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या होगा, आपको बताना है पंक्ति की संख्या, और यहाँ पे बताना है आपको स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, और फिर क्या करना है बोलो, आपको बताना है यहाँ पे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 परिभाषा लिखकर क्या जी, परिभाषा में यानी क्वेश्चन नंबर इसका बताइएगा जवाब, बी का आंसर क्या होगा, ठीक है। तब जाकर हम खुद आपको समझ जाएंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया परिभाषा, वास्तविक या काल्पनिक संख्या। अब देखो जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, सर क्या यह ऐसे ही रहेगा, नहीं ऐसा भी नहीं रहेगा। देखो ध्यान से क्या क्या रहेगा, इसमें हम ना ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई अदर एग्जाम्पल x y z m, ये भी आपका क्या अवयव है, क्या है ना, सारी वास्तविक संख्या, चर अचर है ना, सम्मिश्र संख्या, जितने भी संख्या इसके अंतर्गत आ सकती हैं, बस हमें सोल्व करने की जरूरत होती है, हमें समझना होता है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं तीसरा या चौथा, अगर हम इसको डी से भी लिख सकते हैं, डी बराबर इसमें क्या लिख सकते हैं, 2i - 3j 5k - इसको √3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हो सकते हैं, आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यह हुआ हमारा अवयव, कहाँ गया, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे हम बात करने वाले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव की कोटि होती है। अब हम कोटि के बारे में जानेंगे कि कोटि किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं फॉर्मूला इसका लिख दूँ कोटि की, तो कोटि की मैं लिखता हूँ पंक्ति बाई स्तंभ, इसको बाई पढ़ेंगे, स्तंभों की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या बाई स्तंभों की संख्या, पंक्ति की संख्या बाई स्तंभों की संख्या है, ठीक है ना। ये आपका हुआ पंक्ति की संख्या गुने क्या जी, स्तंभों की संख्या। अब एग्जांपल समझिएगा, बताइएगा खुद हमें इसकी कोटि क्या होगी। जैसे ए बराबर मैंने लिखा 2 4 6 3 5 4 2 1, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। जैसे अभी हमने पीछे आपको पढ़ा जी, बताइए पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या कितनी है बच्चों, और यहाँ पे बताइएगा स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी है जी, 1 और 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो पंक्ति की संख्या कितना होगा बच्चों, 2, और स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 और क्या जी 4, ये हो गया 4। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आपको लिखना है इसकी कोटि, तो कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखा है कोटि में, पहले पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या कितना है 2,
बाई, इसको यहाँ पे गुणा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बाई पढ़ेंगे। 2/, और इसका क्या पढ़ेंगे, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 2/4 का इसका कोटि है। इसकी कोटि कितना है, 2/4। तो यहाँ पर लिखा होता है बच्चों 2/4। 2/4 लिखने का मतलब क्या हो गया, 2/4 लिखने का मतलब क्या हो गया, 2/4 लिखने का मतलब हो गया इसमें 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। b बराबर, मैंने आपको, अच्छा एक और यहाँ पे बता दो, अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 दूना 8 हो जाएगी। ऐसे 2 2 4 2 6 और 2 8 भी जानते हो तुम। 4 6 5 -3 4 -2 1 5 और -3। अब हम इसमें बात करते हैं किसकी, पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या बराबर कितना, पंक्ति की संख्या कितना है, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, और फिर हम बात करते हैं इसमें कोटि कितनी होगी, कोटि कितनी होगी। तो बताइएगा पंक्ति की संख्या कितनी है बच्चों, 1 2 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 और क्या जी 3। तो यहाँ पे हो गया आपका कोटि क्या होगा, पहले पंक्ति की संख्या बोलेगा, तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3/3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या और किसकी, स्तंभों की संख्या हो गई। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, कोटि हो गया। क्या होगा बच्चों, कोटि हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं एग्जाम्पल जहाँ से सवाल बनने वाले हैं ना, वहाँ से मैं जब आएगा तो सवाल भी खुद बनाते जाऊँगा मैं, ठीक है ना। चलिए, ये पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कोटि समझ में आ गया, और अवयवों की संख्या समझ में आपको आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और हम बात करते हैं बच्चों c बराबर 2 4 6। मैं केवल ऐसे लिख दूँ, मैं केवल ऐसे लिख दूँ तो क्या होगा, इसमें लाइन कितना है, लाइन कितना है जी 1, और क्या है 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 3, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। लेकिन वही मैं बात करता हूँ कितना नंबर, चौथा नंबर सवाल समझिएगा आप, कि अगर मैं d बराबर दे दूँ 2 4 6, तो इसमें क्या होगा बच्चों बताओ, इसमें स्तंभ की पंक्ति कितनी है, 1 2 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 ही है, केवल स्तंभ क्या है, 1 है। तो इन सभी चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है 1 2 3, ऐसे मत गिनिएगा 1 2 3, ये तो स्तंभ हो गया ना, ऐसे ऐसे देखो, इसको सीधे दे जाओ, कितनी है लाइन, कितनी है, 1 लाइन है, तो यह 1 हो गया। अब ऐसे कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 1/3 का हो गया। इसमें क्या हो गया 1, पहले देखेंगे पंक्ति, तो पंक्ति 1 2 और 3, और स्तंभ कितनी है, सीधे में 1 ही में 3 आ जा रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो स्तंभों की संख्या कितना, 1 हो गया, और पंक्ति की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। यह क्लियर हुआ इसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल आप समझेंगे कि अगर आपको e बराबर केवल ऐसे दे दे 5, तो आप बताइए इसका पंक्ति और स्तंभ कितना होगा। तो बच्चों क्या है ना, ये एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो इसका पंक्ति होगा 1/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1 इसका कोटि हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस तरह से आप खुद से एग्जाम्पल लिख सकते हैं और बना सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसके लिखते जाइएगा। तो ये कोटि समझ में आ गया, अवयव की कोटि समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं अवयव का मानक रूप। क्या बात करते हैं, मानक रूप, अवयव का मानक रूप बात करते हैं। अवयव का मानक रूप, अगला हेडिंग आपका रहेगा अवयव का मानक रूप। तो अवयव का मानक रूप क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। A11 A12 A13 A14, तो क्या बदल रहा है, देखो ये पहला लाइन हम चल रहे हैं, लेकिन क्या बदल रहा है, 1 2 3 4 बदल रहा है। इस तरह जाते जाते कहाँ जाएगा, A1 तो रहेगा, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, ये मान लेते हैं M तक चला गया। कहाँ तक चला गया, M तक चला गया। थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के समझिएगा, समझ में आएगा आपको। अब मैं बात करता हूँ, ये कौन सा मैं पंक्ति लिखने वाला हूँ, दूसरा। तो यहाँ पे पहला पंक्ति था, तो सब जगह कितना 1 1 1 1, ठीक है ना 1। लेकिन क्या हो रहा था, स्तंभ बदल रहा था, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ। लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या है ना, दूसरा पंक्ति है, पहला क्या स्तंभ है, फिर A22, फिर क्या होगा A23 A24 डैश डैश क्या होगा A2, M है ना, यहाँ पे M ही रहेगा। देखो क्यों, जैसे यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे M तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, M होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 2 2 सब में 2 रहेगा। और हम बात करते हैं A31 A32 A33 A34 डैश डैश क्या होगा A3
m हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, बोलो पंक्ति बदल रहा है ना, A11 A12 A13। तो इस तरफ आगे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। और यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और क्या होगा m हो जाएगा। इस तरह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा हमारा, ये तो बदल रहा है ना शुरू में, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है। 1 बदला 2 3 4, इस तरह 5 6 7 आएगा तो कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं n हो गया। क्या हो गया n हो गया। तो जो यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, देखो 1 1 1, तो यहाँ पे क्या लिखा 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ 4 4 4 जा रहा था, यहाँ दे 3 3 3 था, तो यहाँ पे n है तो क्या होगा n होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 2 2 2 2, तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो n n, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जैसे 4 4 4। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 3 3 3, तो यहाँ पे क्या आएंगे 3 आएंगे। इस तरह से क्या होता है देखो बदलते जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से इधर से कितना जा रहा है पंक्ति n n, जैसे 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1, यहाँ n n n n, यहाँ भी क्या हो जाएगा n हो जाएगा। लेकिन इधर से क्या आ रहा है बताओ, इधर से क्या आ रहा है 4 4 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह से इधर से तो क्या जाएंगे, देखो 4 गया 4 गया, यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इधर से 1 1 1 1 आए थे तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ से 2 2 2 नंबर में 2 आया, 3 3 3 तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 4 4 4 4 आया। इधर से m m m m, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा n होगा। तो यानी इसका पंक्ति क्या हो गया, ये क्या हो गया समझो, ये आपका हो गया किसका मानक रूप, यह मानक रूप हो गया अवयव का मानक रूप। लेकिन फिलहाल हमें इतना से कोई मतलब नहीं है, आप इसको लिखिए, राइट डाउन करिए। और आपको ना इतना ध्यान में रखना, ये वाला वर्ड ये दिख रहा नहीं इतना, ये केवल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A24 31 32 33 34, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, मानक रूप हो गया ये। मानक रूप के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1 by 1 कोटि का अवयव अगर आपको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा एग्जाम्पल। 1 by 1 का लिखना होगा तो क्या होगा, 1 by 1 का लिखना होगा तो क्या होगा। अच्छा चलिए हटाइए, एक पहले बात समझ जाओ। मान लेते मैंने लिखा है A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A14 A15 A1 A23 24 A34। फिर यहाँ से हम बात करते हैं A31 41 42 A43 A44। इतना सा मैंने लिख दिया। इतना तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि आपको मैंने बोला है शुरू में कि इतना क्लियर रखना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा आप। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बताइएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ से, देखिएगा इस वाले चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस वाले चीज़ को हम क्या कहेंगे बताइए, कितने नंबर लाइन में है, दूसरा पंक्ति का दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और मैं इसको बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या मैं बोलूँगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3। लेकिन इसको मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा बताऊँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पंक्ति और दूसरा क्या जी, दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा स्तंभ। यहाँ पे चौथा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। और मैं इसको बात कहूँ क्या क्या कहेंगे बताइए, चौथा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, चौथा पंक्ति और चौथा स्तंभ, या तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हुआ। इस तरह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हो A बराबर 4 6 8 3 4 5 3 2 4, और इसमें से आपको पूछे कि बताइए A23 क्या है,
A13 क्या है, A12 क्या है, A22 बताइए, A21 बताइए, A22 बताइए। आपसे अगर पूछ देता है कि ये बताइए हमें, तो कैसे बनाइएगा आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे बहुत इजी है। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति माने क्या, ये हो गया। और कहाँ जाना है, 3 नंबर पे जाना है, 1 2 3। तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अच्छा चलो, अगर वैसे नहीं समझ में आपको आए तो इस तरह लिख दो। देखो यह क्या हो गया, A11, A12, A13, 1 1 1 2 1 3, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये क्या होगा, A21, A22, A23, A23 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहीं से लिख रहा हूँ मैं। ये क्या होगा, 31, A32 और A33। अब हम आपसे बोलते हैं कि बताइए A11 के स्थान पर क्या होगा, 2, A12 के स्थान पर क्या होगा, 6, A13 के स्थान पर क्या होगा, 8, A21 के स्थान पर क्या होगा, 3, A22 के स्थान पर क्या होगा, 4, A23 के स्थान पर 5, A31 की जगह 3, A32 की जगह 2 और A33 की जगह क्या है, 4 है आपका, है कि नहीं। तो यहाँ पे A23 पूछा है, तो बताओ 23 क्या है। 23 का मतलब क्या, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, देखो 23 यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको ना यहाँ पे पहचाना, ये ध्यान से देखना। दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ पे जाना, पहला पंक्ति और तीसरा नंबर पे जाना। पहला लाइन में 3 नंबर पर, तो पहला लाइन में 3 नंबर पे क्या है, 8 है। ये देखो पहला लाइन में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो पहला लाइन में कितना नंबर, 2 नंबर पे। फिर यहाँ पे देखो दूसरा लाइन में कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। दूसरा लाइन और 2 नंबर, तो ये दूसरा लाइन और 2 नंबर कितना है, 4 है। ये दूसरा लाइन 1 नंबर, दूसरा लाइन और 1 नंबर, ये हो गया। ये 2 1, यहाँ भी 2 1 देख लो। और ये कितना हो गया, 2 2 हो गया। यानी दूसरा लाइन 2 नंबर, दूसरा लाइन 2 नंबर, तो यहाँ पे फिर क्या है, 4 आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आपसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। और आपसे क्वेश्चन बोले कि 2/3 का अवयव बनाए। क्वेश्चन केवल ऐसे बोल दे 2/3 का अवयव बनाए, तो इसका मानक रूप क्या लिखिएगा बताइए। संरचना इसका क्या बनाइएगा। 2/3 का संरचना बनाना है, तो 2/3 का संरचना कैसे बनेगा, इजी है, एकदम इजी है। 2/3 मतलब का 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो 2 पंक्ति मान लेते हैं, चलो 2 पंक्ति होना चाहिए। और कितना स्तंभ होना चाहिए, 3 स्तंभ होना चाहिए। तो 1 2 और 3 स्तंभ होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना। 2 पंक्ति यानी 1 और 2, स्तंभ कितने होने चाहिए, 3। तो 1 नंबर ये स्तंभ हो गया, 2 और 3। यानी इसको कैसे बनाइएगा, A11, A12, A13। देखो A21, A22, A23, ये आपका क्या हो गया, अभी हो गया। कितना बाई कितना का, 2/3 का हो गया। 2/3 में देखना, 2/3 यानी यहाँ पे देखो 2/3 आ गया, यानी यह 2/3 का हो गया। कैसे समझिएगा, A11, A12, A13, यानी 2 लाइन लिखना है। तो 2 लाइन क्या है, A1 A2, और इधर कितना तक लिखना है, 3 तक लिखना है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए, 3/2 का अवयव लिखें, अवयव बनाए, तो क्या होगा बताओ। अगर b बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे ABCD में। पहले क्या बोला है, 3 लाइन खींचना है। तो लो A मैंने कर दिया। और ये क्या हो गया, पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन। और कितने स्तंभ जाना चाहिए, 2 स्तंभ जाना चाहिए। तो इधर में 2 जाएगा, तो A11 हो गया, ये A12, A21, ये क्या हो गया, A22, A231, A32 हो गया। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। B का वैल्यू हो गया A11, A21, A31, A12, A22, A23। ये ध्यानपूर्वक बनाना होगा। क्वेश्चन अगर आपसे आएगा 3/3 का अवयव बनाए, 3/3 का अवयव बनाए, तो क्या होगा बच्चों, आंसर बताइए इसका। A बराबर मान लेते हैं, पहला लाइन दूसरा लाइन और क्या जी, तीसरा लाइन। पहले 3 गो लाइन बनाना है, 3 गो लाइन दे दिया। इधर क्या है, A1 है, तो A11, A12 और A13 जाना है। 1 2 और क्या जी, 3 नंबर तक जाना है। A21, A22 और A23 हो जाएगा। A31, A32 और A33 हो जाएगा। देखो लास्ट में 3 बाई क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यानपूर्वक ये बनाना है। क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसे 2/2 का
आव्यूह बनाए, 2/2 का आव्यूह बनाए, तो क्या होगा बच्चों बताओ, क्या होगा ये 2/2 का जी, A2 A11 A12 A21 A22, 2/2 मतलब क्या, 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए। कितने पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1 2, इसमें कितने पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1 2 और क्या जी 3। ये आपका क्या है, 1 2 2 और ये क्या है 1 2, यानी 2/2 है आपका। तो इसको ध्यानपूर्वक बनाइए और समझिए। और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, किसके बारे में, यहाँ से हम पढ़ेंगे कुछ प्रकार के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से अभी भी क्वेश्चन कुछ बनेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे आगे। ओके।